दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी होती है वो तीन एनर्जीज के द्वारा कंट्रोल होती है। वो तीन एनर्जी है, तीन दोषास, यानी वात, पित्त और कफ। और यही एनर्जीज जो है फीमेल की मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी कंट्रोल करती है। उसके हिसाब से जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पूरे एक महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो तीन भागों में डिवाइडेड होता है और वही तीनों भागों को कंट्रोल करता है यही तीनों दोष, वात, पित्त और कफ। और कहीं पे भी इनमें से एक भी दोषा का अगर डिस्टरबेंस हो जाता है तो ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की डिस्टर्ब हो जाती है, या और दूसरी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और आयुर्वेद जो है इस वात, पित्त, कफ के अलग अलग फंक्शन मानता है। उसका कहना है कि वात का फंक्शन है मूवमेंट, चलना। पित्त का फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। कफ काम करता है नरिशमेंट का, किसी चीज को स्ट्रक्चर देने का या फिर कंस्ट्रक्शन का। अगर हम माने तो ये पूरा ऋतु चक्र जो होता है, आयुर्वेद के हिसाब से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको ऋतु चक्र मानते हैं, वो बेसिकली तीन भागों में डिवाइडेड होता है। अगर हम पूरी साइकिल को 28 दिन की माने तो जो शुरू का ब्लीडिंग पीरियड होता है इसको रजा काल बोलते हैं। ये रजा काल बेसिकली 1 से 4 दिन का पीरियड का टाइम होता है, और इसमें जो है जो दोष गवर्न करता है, जो दोष डोमिनेंट होता है, वो होता है वात दोष। अब रजा काल में वात दोष जो है बहुत स्थायी रूप से काम करता है। इसका जैसे मैंने बताया कि वात का फंक्शन होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट से मतलब है कि जो ब्लीडिंग होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उसको डाउनवर्ड मूवमेंट के द्वारा वो शरीर से बाहर निकालता है। तो ये रजा काल में मेंस्ट्रुएशन ब्लड को शरीर से बाहर निकालने का बेसिकली काम करता है। अगर वहीं पर ही वात दोष का फंक्शन हल्का सा भी इधर या उधर हो जाता है, या उसकी वात दोष में जो है किसी तरह का डिस्टरबेंस हो जाता है, उसको अगर इम्बैलेंस कर दिया जाता है, तो वहीं पर ही पीरियड्स भी जो है इरेगुलर होने लगते हैं। इरेगुलर होने लगते हैं, काफ़ी बार हैवी होने लगते हैं, स्कैंटी होने लगते हैं, दर्द के साथ होते हैं। तो इस तरह के कई सारे डिस्टर्बेंसेस वात दोष के डिस्टर्बेंस के साथ में पैदा हो जाते हैं। और वात दोष को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए प्राइमली इम्पॉर्टेंट माना गया है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि किसी भी तरह का गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या योनि व्यापत, जो उन्होंने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए टर्म यूज करी है योनि व्यापत, तो अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस वात दोष में होता है तो वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। तो ओवरऑल हम देखें कि अगर मेंस्ट्रुएशन ही अगर इरेगुलर हो जाती है तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बॉडी में खड़ा हो ही जाता है। तो आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, जब रजा काल के दौरान फीमेल को या महिला को बहुत ज़्यादा जो है वात को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए। वात को कौन कौन से काम बढ़ाते हैं? देखिए, एक तो हमारा देर रात तक जागना, आराम ना करना, बहुत ज़्यादा उछलना कूदना, एक्साइटमेंट, बहुत ठंडे पदार्थ अगर हम खाते हैं, ड्राई चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या किसी भी तरह के जंक का सेवन करते हैं, तो वो जो है ओवरऑल वात दोष को बढ़ा देता है। इसीलिए आयुर्वेद में रजस्वलाचर्या एक डूज एंड डोंट्स हैं, एक कोड एंड कंडक्ट्स हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान फॉलो करने चाहिए। और अगर वो फॉलो प्रॉपरली नहीं किए जाते हैं तो बेसिकली योनि व्यापक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू हो जाती हैं बॉडी में। तो ये रजस्वलाचर्या काफ़ी डिटेल में आयुर्वेद में मेंशन्ड है, और मैं नहीं समझती कि किसी और साइंस में डूज एंड डोंट्स, इस तरह के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किस तरह के डूज फॉलो करने चाहिए, डोंट्स फॉलो करने चाहिए, वो सब इस तरह से कभी किसी भी साइंस में इस तरह से मेंशन्ड है। लेकिन जितना डिटेलली आयुर्वेद ने मेंशन किया है, जितना डिटेलली उसमें एक्सप्लेन किया है, उतना कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं रजस्वलाचर्या के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक वीडियो रजस्वलाचर्या के ऊपर भी बना दूंगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वात की। अच्छा, आपने नॉर्मली देखा होगा कि सैनिटरी पैड्स के ऐड में नॉर्मली फीमेल को बड़ा उछलता हुआ दिखाते हैं, कूदता हुआ दिखाते हैं, डांस करता हुआ दिखाते हैं। बेसिकली अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो रजह काल में या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये इस तरह के डांस या किस तरह की एक्टिविटी ये जो है वात को बढ़ा देता है। जो बेसिकली अगर
उस तरह से ऑथेंटिकली देखें तो ये गलत ही दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाते हैं, तो वात जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक एक तो इस टाइम पे आप नॉर्मली खाना भी अगर खाते हैं तो बिल्कुल गर्म ताज़े बना हुआ खाना, लाइट डाइट लेंगे और टाइम पे सोएंगे, रात में ज़्यादा देर तक जागेंगे नहीं, दिन के टाइम थोड़ी देर ही सही लेकिन आराम जरूर करेंगे। और इसके साथ में बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जितना ज़्यादा आप दिमाग को शांत रखेंगे, काम रखेंगे, आपकी साइकिल उतनी ही बेटर रेगुलेट रहेगी, आपका वात दोष भी रेगुलेट रहेगा। तो ये तो था रजह काल के बारे में कि उसमें रजह काल में वात दोष किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड को और किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ। दोषास के बारे में अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस किस तरह से दोषास को एक लिमिट तक कंट्रोल में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फेज की, जो फेज होता है 4 से 14 दिन के पीरियड का, जिसको ऋतुकाल बोलते हैं। इस टाइम पे जो दोषा गवर्न कर रहा होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो होता है कफ दोष। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कफ दोष का फंक्शन होता है नरिशमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग या फिर किसी चीज को स्ट्रक्चर देना। तो आपने देखा कि जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप होती है, उसके बाद से जो ये पीरियड शुरू होता है, इसमें कफ दोष अपना काम करना शुरू करता है। इसमें जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो बेसिकली रजह काल के टाइम पे शेड ऑफ हो चुकी होती है, निकल चुकी होती है विद ब्लड, उसको अब कफ दोष के इन्फ्लुएंस से उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। जो यूट्रस के अंदर की लाइन होती है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और एंडोमेट्रियम का हम सब जानते हैं कि इसका रोल जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ये इसको यूट्राइन बेड कहते हैं, अगर यही प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो एम्ब्रियो को चिपकने की जगह नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर जो है अच्छे से एक जगह जाके चिपक नहीं सकता। तो यूट्राइन बेड जो है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है कफ दोष। और साथ में ही ये काम करता है फॉलिकल को डेवलप करने का। फॉलिकल्स जो होते हैं, जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहते हैं, जो फॉलिकुलर स्टडी आप नॉर्मली इनफर्टिलिटी में या अन्य किसी प्रॉब्लम के लिए आप फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, तो उसमें जो टाइम टू टाइम वो साइज जो इंक्रीज होता रहता है, तो उसमें कफ दोष का बहुत मेजरली रोल रहता है। ये मेजर रोल इसलिए रहता है क्योंकि एक टाइम पे आके जब यही एक ऑप्टिमम साइज के होने के बाद में जब रप्चर होता है, फूटता है, जिसमें से अंडे निकलते हैं, वही टाइम पीरियड होता है ओव्यूलेशन का। तो अगर कफ दोष अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, फॉलिकल उसको प्रॉपरली, फॉलिकल को सही से शेप नहीं देगा, उसका साइज इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो जो है ना रप्चर होगा और ना उसमें ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे कफ दोष का फंक्शन रहता है, इसलिए कफ दोष को बैलेंस करना जरूरी है। अब कफ दोष को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, कफ दोष के लिए को बैलेंस करने के लिए एक तो ध्यान रखें कि दिन में बहुत ज़्यादा सोना नहीं है। दूसरा, जो डाइट आप लेंगी वो बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, बहुत कहना चाहिए नमकीन भी नहीं होना चाहिए, बहुत खट्टा भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस फॉर्म में आप डाइट को लेंगे। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे। बहुत ठंडा भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या आइसक्रीम्स, इन सब का सेवन नहीं करना है। या इसके साथ में जो है टाइम पे रात में सोएंगी, और साथ में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को जरूर टाइम देंगी, क्योंकि कफ दोष का काम होता है गुरुत्व देना, भारीपन देना बॉडी को। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए जो है आपकी एक्सरसाइज करना जरूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज आपको रजा काल में नहीं करना है, यानी कि ब्लीडिंग पीरियड में आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके बाद में जो ये ऋतुकाल होता है, इसमें आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। और एक्सरसाइज भी अच्छी, जो जिसको हम कार्डियो कहते हैं, उस लेवल की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें शरीर में से पसीना आए, थोड़ा एक्टिव रहे बॉडी। तो ये तो था ऋतुकाल के बारे में, जिसमें कि कफ दोष की प्रधानता रहती है। तीसरा आता है ऋतु अवतीत काल,
या ऋतु व्यतीत काल। ये बेसिकली जैसे जैसे ऋतुकाल खत्म होने लगता है, 4 से 14 दिन का पीरियड जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो उसके खत्म होने से पहले ही पित्त दोष जो है अपना काम करना शुरू करता है, वो जो है धीरे धीरे इंक्रीज पे आ जाता है। यानी कि जब फॉलिकल तो डेवलप हो गए हैं, उसके बाद में जब वो रप्चर होता है तो उसमें पित्त और कफ दोनों का ही काम रहता है। बेसिकली पित्त दोष के कारण जो है वो रप्चर, वो फूटने का काम करता है, जिसमें से कि एग निकलता है। तो ये अगर हम देखें तो 14 से 28 दिन के टाइम पीरियड जो होता है, जिसे ऋतु व्यतीत काल कहते हैं, उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो पित्त दोष बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो अब जैसे अगर ओव्यूलेशन हो गया है ऋतुकाल में, तो उसके बाद में अगर फीमेल जो है कंसीव कर जाती है, तो कंसीव करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का काम, ट्रांसफॉर्म करने का काम पित्त दोष करता है। ऋतुकाल में जो ओव्यूलेशन फीमेल को होता है, उसके द्वारा ऋतु अवतीत काल में अगर फीमेल फर्टिलाइज कर जाती है, तो बेसिकली पित्त दोष का काम होता है यूट्रस को उस एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर करना, बॉडी को कंसीविंग के लिए प्रिपेयर करना। तो पित्त दोष का इसमें अहम रोल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो भी बैलेंस्ड रहेंगे, वो भी हेल्दी रूप में होते रहेंगे। तो अपनी बॉडी को हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के लिए तैयार करना, क्योंकि पित्त का मेन रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट करने का काम भी पित्त दोष का होता है, लिवर की फंक्शनिंग का काम भी पित्त दोष का होता है, डाइजेशन का काम भी पित्त दोष का होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, अगर फीमेल कंसीव करती है तो उस किसी भी तरह का अबॉर्शन के चांसेस ना बने, तो उस चीज़ की देखरेख करता है पित्त दोष। तो अगर फर्टिलाइज नहीं करती है फीमेल, तो नॉर्मली वो पित्त दोष जो है प्रिपेयर करता है बॉडी को नेक्स्ट साइकिल के लिए। क्योंकि 15 से 28 दिन का पीरियड होता है, नेक्स्ट साइकिल शुरू होने तक का पीरियड होता है, तो ये तब तक बॉडी को प्रिपेयर कर देता है प्रॉपरली। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, थिकनेस होती है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसमें सर्कुलेशन मैनेज करता है, और उसके बाद में जब नेक्स्ट साइकिल फीमेल को होती है, तो वही एंडोमेट्रियम फिर से शट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जब वात, पित्त, कफ तीनों ही हम बैलेंस करके चलेंगे, तो जो है तीनों ही स्टेजेस हेल्दी बनी रहेंगी। अच्छा, पित्त दोष को अगर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक तो विदा ही, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा आहार नहीं खाना है, खाना बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, सुपोषण होना चाहिए, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, और बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है, इस तरह का फूड नहीं लेना है। तभी तो नॉर्मली भी कहते हैं कि गरम खाना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। गरम से मतलब जो बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है, बहुत तीखा होता है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इवन कंसीविंग के लिए भी जो फीमेल जाना चाहती है, जो चाहती है फर्टाइल होना, जो चाहती है कंसीव करना, तो उसमें भी यही कहा जाता है ना कि अक्सर महिलाएं कहती हैं, जो घर की बुजुर्ग होती हैं, वो कहती हैं कि भाई बहुत गर्म खाना मत खाना, अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो बेसिकली यही वजह होती है, जो वो पित्त का इन्फ्लुएंस होता है, वो पित्त दोष का जो इन्फ्लुएंस होता है, उसको मैनेज करता है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह से पित्त दोष जो है और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है और ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। तो आपने इस पूरी साइकिल में देखा कि वात, पित्त, कफ तीनों ही अपनी अलग अलग कैटेगरी है, अपने अलग अलग फंक्शन है, अपने अलग अलग काम है। इसमें मेजरली जो रोल होता है, वो काम होता है वात का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर शुरू के पीरियड में रजह काल में वात दोष का रोल है और दूसरे में कफ का है और तीसरे में पित्त का है, तो इनके अलग अलग ये अकेले ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे अगर वात का रोल है, तो वात के पीछे पित्त और कफ भी रहते हैं, बट एक बैलेंस स्टेज में, एक कहना चाहिए साम्यावस्था में। वैसे ही अगर कफ अपना काम कर रहा है, तो पित्त और वात का भी अपनी अपनी जगह फंक्शन है, बट एक बैलेंस्ड और अदृश्य रूप में।
और वैसे ही पित्त का अगर फंक्शन है तो कफ और वात भी अपने बैलेंस रूप में अपना अपना काम करते हैं। तो बेसिकली दोषास तीनों अपना अपना फंक्शन करते हैं, बट इन्फ्लुएंस जो होता है अलग अलग स्टेज में अलग अलग दोषा का होता है। तो वो जो इन्फ्लुएंसिंग दोषा होते हैं उसको साम्यावस्था में रखने का काम हमारा होता है थ्रू हमारे डाइट, थ्रू हमारा लाइफस्टाइल, थ्रू हम किस तरह से मेंटली हमारा कैसा इन्वॉल्वमेंट है, वो भी हमारे दोषास को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियो बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।